हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्लीपी क्लासेस में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज इंडियन पॉलिटी का डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चंस देखे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक से। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें बताया गया है कि हमारा जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा वो टॉप पे है, एक हायरार्की है मेंटेन करते हैं, जिसमें कि सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, फर्दर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, लोअर कोर्ट्स आते हैं। तो एक ये प्रॉपर हायरार्की है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड फर्दर सबॉर्डिनेट एंड लोअर जुडिशरी। तो इट इज़ कॉल्ड द इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी। ठीक है, और इसको हमने लिया कहाँ से है? ये अडॉप्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जो कि हमारा बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज दोनों को एनफोर्स करता है। हालांकि यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में आपको पता है कि वो प्योर फेडरल स्टेट है। वहाँ पे फेडरल लॉज जो हैं वो सिर्फ फेडरल जुडिशरी ही एड्रेस करती है, ना कि वहाँ पे कोई इस तरह का इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम नहीं मेंटेन किया किया जाता, या वहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है। वहाँ पे स्टेट जुडिशरी ही आपके जो फेडरल लॉज को देखती है। ठीक है, वेयर एज इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जिसमें कि फॉर एग्जांपल अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये किसी भी स्टेट के लॉज में अगर कोई कन्फ्लिक्ट आता है या कोई केस है तो वो एड्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात किया जा रहा है कि हमारा जुडिशरी जो है जनवरी 28 1950 को सुप्रीम कोर्ट को हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है इनॉग्रेट किया गया। उससे पहले एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया ये था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था। उसको हम प्रिवी काउंसिल का कहते थे। प्रिवी काउंसिल की जो जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से कम है। हमारे सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्रिवी काउंसिल। ये किस लिए है? देखिए, दो तरह का इंडिया था, एक ब्रिटिश इंडिया होता था और एक प्रिंसली रूल्ड इंडिया था। ठीक है, प्रिंसली इंडिया। तो जो आपकी प्रिवी काउंसिल की जुरिस्डिक्शन थी वो सिर्फ ब्रिटिश इंडिया तक थी, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है ब्रिटिश इंडिया प्लस जो प्रिंसली इंडिया था वो दोनों मर्ज हो गए, और जो है जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की बढ़ा दी गई। तो ऑल जो हमारी पूरी टेरिटरी थी इंडिया की, उस पर लागू होता है सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन। और ये कौन कौन से आर्टिकल्स में मैंशनड है? 124 से लेके 147 तक, और ये पार्ट 5 का पार्ट है। देखिए, पार्ट 5 डील्स विद यूनियन एग्जीक्यूटिव, और यूनियन एग्जीक्यूटिव में पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट एक छोटा सा पोर्शन है। इसमें और भी यूनियन से रिलेटेड टॉपिक्स देखे गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो बात की गई है इसमें कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो 33+1 है, 34 है टोटल। ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं 33+, तो ये रिसेंटली चेंज की गई है 2019 में। तो ये आपने ध्यान में रखना है, इस पे क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट जो आपकी बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, the chief justice is appointed by the president after consulting the judges of the supreme court and the high court as he deems necessary। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी चीफ जस्टिस की। फिर अदर जजेस की बात करते हैं। अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस। ठीक है, एंड सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इफ नेसेसरी। ठीक है, देखिए अब जो फर्दर इसमें चीज़ आगे बात कही गई है, जो कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी इन केस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस अदर देन चीफ जस्टिस। ठीक है दोस्तों, तो अदर देन चीफ जस्टिस के केस में जो ऑब्लिगेशन है किसकी? प्रेसिडेंट की अपॉइंट करने की। वो प्रेसिडेंट को बेसिकली कंपल्सरी है कि वो रिकमेंडेशन को आपने फुलफिल करना है, या जो आगे आपकी अपॉइंटमेंट जिस भी पर्सन को अपॉइंट करने के लिए कहा गया है उसको अपॉइंट करना है एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। एक ये फर्स्ट जज केस आया था 1982 में। इसमें ये कंसल्टेशन की ही बात की जा रही है। कंसल्टेशन वाज कंसीडर्ड फर्स्ट जज केस में 82 में एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, सिर्फ ये एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ कहा गया था इसमें। ठीक है, सब्सिक्वेंटली 93 में सेकंड जज केस आया। इसमें प्रीवियस जो भी प्रीवियस डिसीजन था कोर्ट का उसको रिवाइज कर दिया गया, रिवर्ट कर दिया गया, जिसमें कि उसमें बाइंडिंग कर दिया प्रेसिडेंट पे कि जो कंसल्टेशन है इट इज़ नॉट अ मियर एक्सचेंज ऑफ व्यू, इट इज़ बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू एक्ट अपॉन द रिकमेंडेशन या कंसल्टेशन बाय द चीफ जस्टिस। ठीक है,
तो नेक्स्ट जो है आपका थर्ड जज केस आ गया। देखिए इसको मेंटेन किया गया, अब इसमें कुछ चेंजेस किए गए थर्ड जज केस में 98 में। इसमें प्लूरैलिटी ऑफ जजेस, इसमें पहले देखिए चीफ जस्टिस तक ही सीमित था, अब इसमें प्लूरैलिटी ऑफ जजेस की बात की गई है कि जो है सोल ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन। इसमें क्या किया गया है, जजेस को बढ़ा दिया गया, प्लूरैलिटी बढ़ा दी गई है। ठीक है, ही शुड बी कंसल्टेड, ही शुड कॉन्स्टिट्यूट कंसल्ट अ कोलिजियम। ठीक है, एक कोलिजियम बना दिया गया है 4 सीनियर मोस्ट जजेस का। ठीक है, तो वो जो है आपके फर्दर रिकमेंड करेंगे। और इसमें फर्दर जो बात की गई है कि अगर इफ़ इन केस उसमें से कोई भी 2 जज फेवर में नहीं है, एनी ऑफ द 2 जजेस आर नॉट इन फेवर ऑफ दैट ओपिनियन, तो जो सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, वो रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को नहीं भेजेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एट प्रेजेंट जो है हमारा बाइंडिंग है प्लस कोलिजियम सिस्टम चल रहा है। प्लस एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है, हमारी 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2014 में। उसमें एनजैक का एक NJAC एक एक्ट आया था जिसमें कि कुछ चेंजेस किए गए थे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, बट फर्दर 2015 में जुडिशियल रिव्यू के तहत जुडिशरी ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया और जो वापस से रीइंस्टेट किया गया वो है हमारा कोलिजियम सिस्टम। तो फिर भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, हालांकि एग्जिस्ट नहीं करती है, बट यू शुड नो अबाउट दी एनजैक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वालिफिकेशन एंड ओथ। फिर आती है आपकी सैलरीज। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात कर दें अगर हमारे जजेस की क्वालिफिकेशन, देखिए सबसे बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन है ही शुड बी अ सिटीजन। ठीक है, नेक्स्ट जो बात की जाती है, ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, किसी भी इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट के जज होने चाहिए। कितने साल के लिए? 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट बात, ये सिर्फ ऑप्शनल में है, देखिए और लिखा गया है, तो या तो ये हो जज हो 5 साल के लिए, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में 10 ईयर्स के लिए एडवोकेट हो, या फिर डिस्टिंग्विश्ड एक जूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये कंडीशंस है हमारी क्वालिफिकेशंस की। नेक्स्ट आती है बात ओथ की। देखिए प्रेसिडेंट जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट जो है ओथ एडमिनिस्टर करते हैं, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। फिर नेक्स्ट जो बात है कि ओथ, ये देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। ठीक है, टू ड्यूली एंड फेथफुली and to the best of his ability, knowledge and judgment perform the duties of the office। ठीक है, uphold the constitution। अब एक चीज़ और यहाँ पे है, हमने प्रेसिडेंट के केस में किया था कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रोटेक्ट करने की जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट की ओथ में मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी क्या है? सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द, इफ द क्वेश्चन राइजेस कि कोई भी क्लॉज या कोई भी आर्टिकल है फाइनल, उसमें कोई डिस्प्यूट आ रहा है, उसमें कोई एम्बिग्यूटी है अंडरस्टैंडिंग में, तो उसको फाइनल जो डिसाइड करेगा या उसकी डेफिनेशन जो डिफाइन की जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टर्म्स एंड रिमूवल। अब देखिए टेन्योर जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, एक तो है 65 ईयर्स तक उनकी एज होती है, तो वो आफ्टर 65 ईयर ऑफ एज वो रिटायर हो जाते हैं, तो 65 तक ऑफिस को वो होल्ड कर सकते हैं। और फर्दर कोई अगर इससे रिलेटेड कोई चेंजेस हैं तो वो पार्लियामेंट में, अगर कोई भी एज से रिलेटेड कोई भी चीज क्वेश्चन आता है तो वो जो है आपका पार्लियामेंट फर्दर डिसाइड करेगा। नेक्स्ट आता है कि इफ़ जो रिज़ाइन करते हैं जो जजेस हैं, वो अगर रिज़ाइन करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो राइट किसको करते हैं? एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, रिमूव कर, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस या रिमूवल बोलते हैं हम लोग, तो रिमूवल का जो प्रोसेस है वो ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द पार्लियामेंट होगा। फर्दर जो रिमूव करेंगे वो प्रेसिडेंट करेंगे, बट प्रेसिडेंट किसके रिकमेंडेशन पे करेंगे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए रिमूवल का जो प्रोसेस है, रिमूवल ऑफ जजेस। अब रिमूवल ऑफ जजेस के 2 ग्राउंड्स दिए गए हैं, एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी। ठीक है, अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है तो पार्लियामेंट में जो है आपका मोशन इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, और वो नॉट मोर देन 2/3 मेजॉरिटी, दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी, जिसको हम स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी से पास करने के बाद फर्दर जो है वो पार्लियामेंट
से आगे जाने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उसको जो भी पर्टिकुलर जजेस होंगे उनको इम्पीच या रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नंबर 1 है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है? देखिए स्टेट्स और स्टेट्स के बीच का डिस्प्यूट, स्टेट्स प्लस सेंटर के बीच का डिस्प्यूट, मान लीजिए कोई डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, स्टेट्स प्लस स्टेट, अगर मोर देन वन स्टेट एक तरफ है और सेंटर का डिस्प्यूट है, तो इस तरह के जो डिस्प्यूट्स आते हैं वो सारे के सारे डिस्प्यूट्स आर बेसिकली कम्स अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, रिट जुरिस्डिक्शन, देखिए रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें रिट जुरिस्डिक्शन दी गई है डिफरेंट टाइप, जैसे को वारंटो है हमारा, हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सर्सुररी है। ठीक है, तो ये सारी जो रिट्स हैं किस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते हैं? फंडामेंटल राइट्स के केस में, ओनली फंडामेंटल राइट्स। ये एक्सक्लूसिव, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जो है ये एक्सक्लूसिव है। ठीक है, एक्सक्लूसिव नहीं है, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ओनली दी, ये एक अकेला कोर्ट नहीं है जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को अगेंस्ट रिट्स इशू करता है। इसके अलावा 226 में लिखा गया है कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट भी आपका रिट्स को इशू कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को ये चीज़ पता चल गई कि रिट जुरिस्डिक्शन जो है वाइडर किस, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि वाइडर जुरिस्डिक्शन किसकी है रिट्स की। रिट अगर जुरिस्डिक्शन बात की जाए तो हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन वाइडर है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, जो आर्टिकल 32 के अंडर है। वो कैसे? जो हमारा रिट्स हैं, हमारा जो रिट्स हैं, हाई कोर्ट की जो रिट्स हैं वो बहुत ही लिमिट, हाई कोर्ट की रिट्स जो है अदर देन फंडामेंटल राइट्स, जैसे फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी कोई डिस्प्यूट्स हैं उसमें भी इशू की जा सकती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के केस में ओनली फंडामेंटल राइट्स के केस में इशू होती है। तो वाइडर कौन सा हुआ आपका? ऑब्वियसली हाई कोर्ट वाली जुरिस्डिक्शन जो है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर आती है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। देखिए अपील्स डिफरेंट केसेस की, आपकी क्रिमिनल केस हो गया, सिविल केस हो गया, मिलिट्री कोई कोर्ट की या ट्रिब्यूनल की कुछ है, तो ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे अपील्स डेथ के केस में हो गया, तो ये अपील्स आती रहती हैं, तो ये एक अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, देखिए एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि सुप्रीम, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है पर्टिकुलर लॉ के केस में, तो वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यहाँ पे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस जजमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं सारे कोर्ट्स की, तो यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। देखिए जुडिशियल रिव्यू की पावर भी है। कोई पार्लियामेंट में कोई ऐसा लॉ बन गया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमने प्रीवियसली भी 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात की, एनजैक की, तो अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या इन कॉन्ट्राडिक्शन विद फंडामेंटल राइट्स से किसी भी तरह से वो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, तो it is the responsibility or the jurisdiction of the Supreme Court to declare such laws unconstitutional। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने अभी बात की, इसकी भी अदर पावर्स। तो ये है आपकी जुरिस्डिक्शन जो है हमारी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए यही टॉपिक हम लोगों ने कवर करना था। हैव अ गुड डे।